नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे थे साइंस के एमसीक्यू शुरू कर दिए थे। बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हो चुका था, आज हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो ये 18 तक हो चुके थे क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया भी था। तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये है, इसमें आपको वैज्ञानिक दे रखे हैं, इधर साइंटिस्ट हैं और इधर उनके कार्य दे रखे हैं, ठीक है। और आपको बताना है, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है ना, मिलान करना है। तो बताना है आपको कौन किसके हैं। चलिए, तो लुई पाश्चर है, लुएन हॉक है और स्टानले है और टीओ डाइनर है, ठीक है। तो इसमें लुई पाश्चर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि किण्वन की खोज की थी लुई पाश्चर ने, है ना, बताया था ना। और लुएन हॉक बताया था मैंने, बैक्टीरिया, लुएन हॉक जीवाणु, है ना। तो इसमें देखो ए का 2 जा रहा है और बी का 4 जा रहा है, तो ये ए में लग रहा है मुझे, है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है, फोर्थ, तो इसमें एक ही है बस, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि हाँ, ए बिल्कुल सही है। लुई पाश्चर ने किण्वन एवं दूध के पाश्चुरीकरण की विधि की खोज की। किण्वन अवायवीय परिस्थितियों में मृत कार्बनिक पदार्थ के सूक्ष्मजीवी ऑक्सीकरण की विधि होती है, जिससे CO2 एवं एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर है एंटनी वॉन लुएनहॉक, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। इसने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जीवाणुओं एवं प्रोटोजोन को देखा था, इसलिए इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। किसको? लुएनहॉक को, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं स्टानले ने सर्वप्रथम क्या किया था, विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया था। इससे विषाणु का निर्जीव होना सिद्ध होता है। मैंने आपको बताया था कि विषाणु क्या है, निर्जीव है ना। तो इससे किसने सिद्ध किया था, ये स्टानले ने सिद्ध किया था। फिर है डाइनर, इसने 1971 में सर्वप्रथम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के रोग कारक वायरॉइड की खोज की। इन्होंने प्रतिपादित किया कि वायरॉइड वायरस से छोटे होते हैं। इन्होंने वायरॉइड को सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक कारक के रूप में बताया, और वायरॉइड में RNA तथा प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है पादप जगत, ठीक है। पादप जगत के बारे में बताना है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य बताना है। देखो यहाँ पे दे रखा असत्य बताना है, ठीक है। चलिए, पहला है कि ये स्थानबद्ध, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ प्लांट क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसमें क्या होता है, विकसित केंद्रक होता है, प्रकाश संश्लेषी सबको पता होता है, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो कि स्वयं अपना खाना बनाते हैं। तो ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा, जो भी पढ़ रहा होगा ना स्कूल में, वो भी बता देगा कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला तो अगर हटा ही दो, है ना, क्योंकि असत्य बताना है। दूसरा है कि इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, है ना। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो इनके हरे रंग एवं स्वपोषी होने के कारण होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है उसमें ना, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है पादपों में। तीसरा बोल रहा है कि इनमें सेलुलोज द्वारा निर्मित मृत कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के 20 से 40% भाग में फैली राजधानी पाई जाती है। तो ये जो है ना गलत है, तीसरा बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो पढ़ लेते हैं और आंसर भी बिल्कुल देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, देखो, पादपों के संदर्भ में कथन जो तीसरा है वो असत्य है, क्योंकि पादप कोशिका में सेलुलोज द्वारा निर्मित मृत कोशिका भित्ति एक बड़ी रसधानी वैक्यूल, मैंने बताया था ना, एक वैक्यूल होता है। मैं आपको जब पादप मैंने आपको बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ऊपर जब मैंने आपको अंतर बताया था, है ना, पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा कि प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ी सी राजधानी पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है ना, जो कोशिका के 70% से 90% तक भाग को घेरती है, ठीक है, एवं जल के परासरण ऑस्मोसिस का नियमन करती है। जिसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, जल का परासरण होता है। और कथन 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, और ऑटोट्रॉप्स वगैरह ये होते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खुद खाना बनाते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद खाना बनाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कॉज असंगत है, मतलब कि कौन इनमें से गलत है, ठीक है, गलत बताना है आपको, असंगत बताना है। तो लैक्टोबैसिलस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊपर आया था लैक्टोबैसिलस, है ना, आया था ना, दही जमाने वाला जीवाणु, ये बिल्कुल सही है, बताया था मैंने आपको कि अभी ऊपर, मतलब ये पहले वाला जो वीडियो है उसमें आया था ये लैक्टोबैसिलस, है ना। स्पाइगोइरा, तंतु में शैवाल, इसके आगे लिखा हुआ है। राइजोपस, मृतोपजीवी कवक लिखा हुआ है। और वॉल्वॉक्स, इसके आगे लिखा हुआ है कशाभिकीय प्रोटोजोन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स जो है ना वो गलत है, ठीक है, ये गलत है। कशाभिकीय प्रोटोजोन ये गलत है, बाकी ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
देखो जो वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का हरे रंग का निवही कोलोनियल एक शैवाल है, ठीक है। ये इसके हरित लवक में मुख्य वर्णक पर्णहरिम ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी एवं कैरिटिनोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कशाभिकाएँ उपस्थित होती हैं। कशाभिकाएँ प्रोटोजोअन यूग्लिना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटोजोअन यूग्लिना को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही नहीं बताना है आपको। पहला है कि पूर्णतया जलीय एवं अविभेदित पादप होते हैं। ये पादप यानी कि प्लांट्स वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग आदि के होते हैं। मैंने आपको बताया था इनमें वर्णक पाए जाते हैं ना, जैसे ग्रीन पिगमेंट हो गया, लाल होता है, टमाटर में से लाल होता है ना, तो ये आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हूँ। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफेरा, अल्वा, रिक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवालों के नाम हैं, ठीक है। इसमें आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है। तो मेरे हिसाब से दूसरा तो बिल्कुल सही है और तीसरा इसमें गलत है। तो हाँ, तीसरा गलत है, पढ़ लेते हैं। जो ये पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में तीसरा सही नहीं है, क्योंकि यूरोथ्रिक्स, अल्वा एवं क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा शैवालों के तथा रिक्सिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? रिक्सिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। और पहला और दूसरा सही है, क्योंकि थैलोफाइटा या शैवाल पूर्णतया जलीय एवं अविभेदित या सुकाए पादप होते हैं। इनमें पर्ण, मूल या तीन तने जैसी संरचना का अभाव होता है। शैवाल पादप वर्णकों के प्रकार के आधार पर हरे, भूरे, लाल, पीले, है ना, जेंथेफाइसी होते हैं। मतलब वो ये कह रहा है जो ये शैवाल होते हैं ना, वो अलग अलग, इनके अलग अलग वर्णक होते हैं इनमें, है ना, अलग अलग रंग के, इसलिए इनके रंग भी अलग अलग, भूरा, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है ना। और तीसरा है कि ब्रायोफाइट प्रथम स्थलीय पादप होते हैं। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? प्रथम स्थलीय पादप हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर यानी कि दोनों जगह रहने वाले, ठीक है ना, दोनों जगह, पानी में भी और ज़मीन में भी, ठीक है ना, मिट्टी में भी और पानी में, दोनों होते हैं ब्रायोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवालों में क्या क्या समानता होती है। इनमें आपको बताना है कि समानता क्या की है। वर्णकों का प्रकार, आकारिक कोशिकाओं की संख्या, हरित लवक का आकार, इनमें आपको समानता बताना है। तो इसमें वर्णकों का प्रकार, ये समानता होती है, ठीक है ना, दोनों में वर्णकों का प्रकार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। देखो, क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा दोनों में समान प्रकार के वर्णक क्लोरोफिल ए और बी कैरोटिनाइड होते हैं। दोनों हरे रंग के शैवालों के उदाहरण हैं। ये एक कोशिकीय कॉलोनीमय एवं तंतुमय होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। चलिए, ब्रायोफाइटा, अभी ऊपर आया था ब्रायोफाइटा, यह क्रिप्टोगेम्स पादप हैं जिनमें भ्रूण नहीं पाया जाता है। दूसरा, यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? उभयचर, जो पानी और मिट्टी मतलब ज़मीन दोनों में होते हैं, ठीक है। तीसरा बोल रहा है इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। इसका पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है इसका। तो पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में 1 और 2 बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैम्स पादप कहलाते हैं क्योंकि इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, भ्रूण का अभाव होता है एवं बीज बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये पादप जगत के उभयचर भी कहलाते हैं क्योंकि ये स्थल पर विकसित प्रथम पादप हैं। हालांकि इन्हें जनन हेतु जल की आवश्यकता होती है। इनमें पादप 3 तना, पर्ण एवं मूल जैसी संरचनाओं में विभेदित होता है। और तीसरा कथन असत्य है क्योंकि इनमें संवहनी ऊतकों यानी कि टिश्यू, जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है। मैं आपको बता देती हूँ, जाइलम क्या करता है ना, जाइलम पौधों में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एक जाइलम आई थिंक जो जाइलम होता है ना, जाइलम करता है आपका पानी को, मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम करता है फूड को, ठीक है ना। ये जाइलम और फ्लोएम, ये कभी पूछ लेता है इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या बता रहा है, असत्य बताना है, ठीक है। पहला है कि
युग्मकोद्भिद पीढ़ी अप्रभावी होती है इसमें। दूसरा, जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, भ्रूण का विकास होता है किंतु बीज नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें आपको असत्य बताना है, तो इसमें केवल जो दूसरा है ना वो असत्य है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम इसमें उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित लिखा हुआ है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टेरिडोफाइटा के संदर्भ में कथन जो दूसरा है वो सही असत्य है, क्योंकि इनमें संवहनी ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। और कथन 1 और तीसरा तो बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइट पादपों में द्विगणित बीजाणुद्भिद यानी कि डाइप्लोइड सोप्रोफाइट पीढ़ी प्रभावी होती है, जबकि अगुणित युग्मद्भिद यानी कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पीढ़ी अप्रभावी होती है, ठीक है ना। इनमें पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में पूर्णतः विभाजित होता है। इनमें लैंगिक जनन द्वारा भ्रूण का विकास होता है किंतु बीज विकसित नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। इनमें सम बीजाणु या विषम बीजाणु प्रकार के पादप पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइटा के बारे में आपको बताना, ये इसके बारे में था, ठीक है। चलिए, इसमें आपको दे रखा है लक्षण और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, असंगत बताना है, ठीक है ना। तो इधर लक्षण है, इधर पादप प्रभाग हैं। बीज फल के अंदर एंजियोस्पर्म, बीज गुरु बीजाणु पर्ण पर उपस्थित जिम्नोस्पर्म, लैंगिक जनन हेतु जल अनिवार्य टेरिडोफाइटा और बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रभावी ब्रायोफाइटा। तो इसमें असंगत बताना है, आई थिंक डी इसका गलत है। जो ये ब्रायोफाइटा है बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रभावी, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है ना, ब्रायोफाइटा में द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी अप्रभावी है, जबकि अगुणित युग्म जो पीढ़ी होती है वो होती है इसमें, ठीक है ना। द्विगुणित नहीं जबकि अगुणित होती है, जबकि जननांग युक्त होता है एवं अगुणित युग्मक उत्पन्न करती है। इनमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकभिद पीड़ित पर आश्रित होती है। चलिए, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में किस प्रकार भिन्न है? ये ना जो ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये किस दोनों एक दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार? तो बीज की उपस्थिति में, भ्रूणपोष के प्रकार में, संवहनी ऊतकों की उपस्थिति में, परागनली की अनुपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है ना, आई थिंक भ्रूणपोष के प्रकार में, हाँ भ्रूणपोष के प्रकार में। पढ़ लेते हैं इसको। एंडोस्पर्म के प्रकार के आधार पर, ठीक है। एंडोस्पर्म याद रखना, जिसको जैसे होता है ना, हिंदी बहुत टफ होती है बायोलॉजी में, तो थोड़ा इंग्लिश में आपको याद कर लेना चाहिए कुछ शब्द। जैसे अगुणित को हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। एंडोस्पर्म के प्रकार के आधार पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से भिन्न है। जिम्नोस्पर्म पादप में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, ठीक है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन से पूर्व हो जाता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। अतः यह अगुणित हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादप में भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन के बाद होता है, ठीक है ना। अतः यह त्रिगुणित ट्राइप्लॉइड होता है। कौन होता है ट्राइप्लॉइड? एंजियोस्पर्म क्या होता है? ट्राइप्लॉइड होता है। और द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, ठीक है। द्विनिषेचन क्या है? एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, याद रखना है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर। चलिए, अब ये आपको मिलान करना है पादप और उसके लक्षण, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पादप हैं और इसमें लक्षण है सीड्स, ठीक है, पॉलीसाइफेनिया और फ्यूनेरिया और मार्सिलिया, ठीक है। तो इसमें जो सीड्स होगा वो हो जाएगा आपका नग्न बीजी शायद, और पॉलीसाइफेनिया हो जाएगा पादप जगत का लाल रंग का शैवाल, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं, इसमें जो सीड्स है ना वो है नग्न बीजी, ठीक है, और पॉलीसाइफेनिया जो है वो है लाल रंग का शैवाल, ठीक है, और फ्यूनेरिया है पादप जगत का उभयचर मैं बता चुकी दोनों जगह, ठीक है ना, जो दोनों जगह उगता है, पानी में भी और स्थल में भी। और मार्सिलिया होता है निषेचन हेतु जल अनिवार्य, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं, हाँ A का 2 है ना, D है इसमें, तो A का 2 हो गया, और पॉलीसाइफेनिया लाल रंग का शैवाल हो गया, और फ्यूनेरिया पादप जगत का उभयचर, मार्सिलिया D है। तो पढ़ लेते हैं एक बार आंसर। सीड्स एक नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म पादप है, ठीक है। इनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं, और पॉलीसाइफेनिया लाल रंग का शैवाल होता है, और फाइकोइरिथ्रिन वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है ना। किसके कारण लाल होता है? ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्णक है ये? फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है।
फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा या पादप जगत का उभयचर पादप है क्योंकि यह भूमि पर उगते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। और मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट है जिसमें निषेचन हेतु जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है बताना है, ठीक है ना। तो भ्रूणपोष द्विगुणित होता है एवं निषेचन के पश्चात विकसित होता है, पहला स्टेटमेंट। इनमें द्विनिषेचन पाया जाता है और जिसमें त्रिसंलयन होता है, ट्राइप्लॉइड, ये शायद हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। एंजियोस्पर्म ट्राइप्लॉइड होता है ना, अभी मेरे को बताता है। और परिपक्व अंडा से निषेचन के पश्चात फल बनाता है ये। तो इसमें दूसरा और तीसरा तो सही है, ये पहला इसका गलत है, देख लेते हैं। हाँ, पहला इसका गलत है, पढ़ लेते हैं, अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ वैसे। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जिससे भ्रूणकोश में पराग नली से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक से संलयित होकर द्विगुणित यानी कि जाइगोट युग्मनज कोशिका का निर्माण करता है जो कि विकसित होकर भ्रूण एवं नवोद्भिद पादप में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, नर युग्मक दो अगुणित ध्रुवीय कोशिकाओं से संलयित होकर त्रिगुणित यानी कि ट्राइप्लॉइड भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है जो कि आगे भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में विकसित होती है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। आवृत बीजी पादपों में अंडाशय निषेचन पश्चात विकसित होकर फल बनाता है। और पहला क्यों गलत है? क्योंकि एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ठीक है ना। क्या होता है? त्रिगुणित, और वह द्विनिषेचन के पश्चात विकसित होता है, इसलिए पहला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है पादप और उनकी बीज पत्र संख्या, तो कौन सा इसमें युग्म सही सुमेलित है ये बताना है ना, सही सुमेलित बताना है इसमें। तो गेहूं को बोल रहा है कि द्विबीजपत्री, बाजरा द्विबीज, चना एक बीज और मक्का एक बीजपत्री। तो इसमें केवल मक्का सही होगा, बाकी ये तीनों के तीनों गलत हैं। पढ़ लेते हैं। मक्का, बाजरा और केला एवं गेहूं में एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण हैं जिनमें बीज में केवल बीजपत्र पाया जाता है। आम, गाजर, चना एवं मूंग द्विबीजपत्री पादपों के उदाहरण हैं जिनमें बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ये ना पूछ सकता है, एक बीज और द्विबीज के उदाहरण, ये पूछता भी है, बल्कि एक बार पूछा भी था यूपीएससी में कि सच्चा फल कौन सा है, ट्रू फ्रूट है ना, फॉल्स फ्रूट, इस टाइप में, तो ये भी पूछ सकता है। तो मक्का, बाजरा, केला और गेहूं में क्या होता है? एक बीज, और जबकि आम, गाजर, चना इन सब में क्या होता है? द्विबीजपत्री। चलिए अब पढ़ते हैं हम जंतु जगत, ठीक है। संघ पोरीफेरा के संदर्भ में आपको बताना है इसमें, और कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, ठीक है ना। पहला है कि ये स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः समुद्री जीव हैं। दूसरा है इनमें उत्तकों का अभाव होता है, उत्तक यानी कि टिश्यू, यह द्विकोरकी एवं असम्मित होते हैं। तो इसमें आपको असत्य बताना है। तो आई थिंक दूसरा तीसरा तो सही है, पहला इसका गलत है, केवल 1 इसका आंसर होगा। संघ पोरीफेरा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसके जंतु स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः जलीय होते हैं। ये अधिकांशतः समुद्रों में पाए जाते हैं, किंतु स्पांजुला जैसे स्पंज स्वच्छ जलीय स्रोतों में भी पाए जाते हैं। ये द्विकोरकी, असम्मित एवं कोशिकीय पुंज युक्त शरीर वाले जंतु होते हैं। इनमें उत्तकों का अभाव होता है, इनमें टिश्यू का अभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे सरल जंतु का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन सा है सबसे सरल जंतु? साइकॉन, हाइड्रा, जेलीफिश या लीवर फ्लूक। तो साइकॉन एक सबसे सरल जंतु होता है, साइकॉन, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। साइकॉन जो होता है ना, सबसे सरल जंतु का उदाहरण है। यह संघ पोरीफेरा का जंतु है। इसमें कोशिकीय पुंज प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। इसके साथ यह द्विकोरकी, असम्मित, ठीक है ना, छिद्रयुक्त एवं जलीय जीव है। इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। जेलीफिश हाइड्रा संघ सिलिट्रिटा के सदस्य हैं, जबकि लीवर फ्लूक किसका सदस्य है? पैलीहेल्मिंथेस का सदस्य है, ठीक है ना। ये थोड़ा साफ नहीं आ रखा है पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। संघ सिलिट्रेटा के संदर्भ में आपको बताना है, संघ सिलिट्रेटा के संदर्भ में, ठीक है। इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यह द्विकोरकी एवं अर्य सम्मित जीव हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार को पकड़ने के काम आती हैं, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सत्य बता बी, यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, ये गलत है, ठीक है ना, ये पहला। तो पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया भी इसको बोलते हैं के सदस्य द्विकोरकीय एवं अर्य सममित वाले जंतु होते हैं। इनमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जंतु के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। दंश कोशिका या निडोब्लास्ट की उपस्थिति निडेरिया संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता होती है, जो कि सुरक्षा एवं शिकार को पकड़ने में सहायक होती है। दूसरा असत्य है, क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन वाली स्थानबद्ध प्रवस्था पॉलिप एवं लैंगिक जनन वाली गतिशील प्रवस्था मेडुसा के मध्य पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अर्थात एक पीढ़ी पॉलिप एवं दूसरी पीढ़ी मेडुसा होती है। मतलब एक पीढ़ी क्या होती है, पॉलिप, और दूसरी पीढ़ी क्या होती है, मेडुसा होती है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि विश्व के महासागरों में पाई जाने वाली मूंगे की चट्टान, मूंगे यानी कि कोरल जो होते हैं, का निर्माण निम्न में से कौन करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा या निमेटोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा निडेरिया। ठीक है, इसका आंसर याद रखना, निडेरिया। ठीक है, विश्व के महासागरों में पाई जाने वाली मूंगे की चट्टानों का निर्माण निडेरिया संघ के प्राणियों के शरीर के द्वारा होता है। इनके कुछ निर्वही व स्थानबद्ध सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है, जो मृत्यु के बाद एक ढेर के रूप में मूंगे की चट्टानों का निर्माण करते हैं। इन जंतुओं में सर्वप्रथम कोशिकाओं में श्रम विभाजन अर्थात ऊतक स्तर तंत्रिका तंत्र का विकास पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से लक्षण संघ प्लेटी हेल्मिन्थीस के जीवों का नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जो कौन से लक्षण जो इसके संघ होते हैं, मतलब संघ प्लेटी हेल्मिन्थीस के जीवों का लक्षण नहीं है, वो आपको बताना है। त्रिकोर की पृष्ठधारीय चपटें, उत्तक स्तरीय, द्विपार्श्व सम्मति, परजीवी, पाचन तंत्र अपूर्ण अनुपस्थित। ठीक है ना, तो याद रखना जो उत्तक स्तरीय है वो नहीं है और बाकी सब है इसके लक्षण। ठीक है ना, तो इसको याद करना है आपको, क्या क्या लक्षण है ये पूछ सकता है। त्रिकोर की होते हैं, पृष्ठधारी चपटे होते हैं, द्विपार्श्व सम्मति होते हैं, परजीवी होते हैं, और पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है या अपूर्ण होता है। ठीक है ना, चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। जो संघ प्लेटी हेल्मिथीस के जीवों का शारीरिक संगठन उत्तक स्तरीय नहीं होता है। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और इसके जंतु त्रिकोर की यानी कि बाह्यजन, मध्यजन एवं अंतःजनन स्तर युक्त पृष्ठधारीय रूप से चपटे, द्विपार्श्व सम्मित, मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के अंतः परजीवी होते हैं। इसी कारण का पाचन तंत्र अपूर्ण या अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त आदिम प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जो पाई जाती हैं किसमें, केचुए में, टीनिया में और एस्केरिस में या वेचेरेरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा टीनिया में पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देसी का पढ़ लेते हैं कि ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त आदिम प्रकार की उत्सर्जी संरचनाएं या आदि वृक्क होते हैं, जो संघ प्लेटी हेल्मिन्थीस के प्राणियों जैसे टीनिया में पाए जाते हैं। ये परासरण नियमन में भी सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ निमेटोडा। अब निमेटोडा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है निमेटोडा के बारे में। ठीक है, अलग अलग संघ है, उनके बारे में दे रखा है, आपको बताना है। ठीक है, तो मैं पहले इसके बारे में था, ये वाला संघ है ना, संघ प्लेटी हेल्मिन्थीस। अब है संघ निमेटोडा। इस संघ के प्राणी गोल कृमि कहलाते हैं। इस संघ के प्राणी प्राय परजीवी में एक लिंगी होते हैं। इस संघ के प्राणियों में वास्तविक देहगुआ पाई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गलत है, देहगुआ पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है वास्तविक वाली। तो इसमें क्योंकि इस संघ के प्राणियों में कुट गुहा कौन सी पाई जाती है, कुट गुहा पाई जाती है, जिसको स्यूडोकोलाम भी बोलते हैं। संघ निमेटोडा या एस्के हेल्मिन्थीस के प्राणियों को सामान्यतः गोल कृमि कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स रूप से गोल होता है। ये मुक्त जीवी, फ्री लिविंग या स्थलीय जलीय जंतु एवं पादपों के परजीवी होते हैं। ठीक है ना, और ये एक लिंगी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है ना, तो इधर दे रखा है जंतु और इधर दे रखे लक्षण। इसमें वुचेरेरिया, यूप्लेक्टेला, फेशियोला और हाइड्रा। ठीक है ना, तो देखो अगर ना हाइड्रा आपको पता हो थोड़ा सा भी, तो तंत्रिका तंत्र का विकास करता है हाइड्रा। ठीक है ना, और वेचेरोरिया अभी मैंने आपको कूट गुहा है। अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि जो ये वुचेरेरिया ये क्या है, कूट गुहा है। तो ए का 2 है ना, और डी का 3, ये एक ही में आ रहा है, सी में ही आ रहा है। और यूप्लेक्टेला क्या होता है, वीनस फ्लावर बास्केट है ना। और फेशियोला क्या होता है, भेड़ के यकृत का परजीवी। तो हाँ यही आंसर। तो देख लेते हैं। देखो जो वुचेरेरिया यानी कि फाइलेरिया कृमि भी बोलते हैं इसको,
ठीक है। संघ एस्के हेलमिंथीस का सदस्य जिसमें कुट गुहा पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कुट गुहा। चलिए इसमें और पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। फिर है यूप्लेक्टिला संघ। यूप्लेक्टिला संघ पोरीफेरा का सदस्य है जिसका सामान्य नाम वीनस फ्लावर बास्केट है। और फेशियोला संघ प्लेटी हेलमिंथीस का सदस्य है जिसका सामान्य नाम फ्लूक है, जबकि भेड़ के यकृत का परजीवी कृमि है। और हाइड्रा संघ निडेरिया का सदस्य है जिनमें सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ। ठीक है, याद रखना हाइड्रा में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था जो कि निडेरिया का सदस्य है। ठीक है, अब है आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोला कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं गोल कृमि के, फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है, और गिनी कृमि एनालिड है। ये गलत है चौथा वाला, बाकी ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, चलिए पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फीता कृमि या टीनिया संघ ये भी किसके सदस्य हैं? प्लेटी हेलमिंथीस के सदस्य हैं, जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही एक ही जीव जंतु में पाए जाते हैं, अर्थात यह उभयलिंगी होते हैं। ठीक है ना। और गोल कृमि या एस्केरिस संघ एस्क्ले हेलमिंथीस के सदस्य हैं जिसमें नर एवं मादा अलग अलग जंतुओं के शरीर में होता है, ये अर्थात ये क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। और फाइलेरिया या हाथी पांव रोग का कारक कौन सा होता है? वुचेरिया नामक। याद है आपको, मतलब आपको पढ़ा होगा कहीं पे भी आपने देखा हाथी पांव, बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हो जाते हैं किसी के, उसको फाइलेरिया बोलते हैं ना। तो उसका कारक पता है क्या होता है? ये वुचेरेरिया नामक निमेटोड या सूत्रकृमि होता है जो कि संघ एस्के हेलमिंथीस का सदस्य है। याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे कि वुचेरेरिया क्या है ये, तो ये निमेटोड का एक वो है सदस्य है, और ये इसका सदस्य है कौन से संघ का? एस्को हेलमिंथीस का। और ये जो बोल रहा है जो गिनी कृमि और डेक्रोनुकुलिएसिस संघ एनोलिडा का नहीं बल्कि संघ एस्के हेलमिंथीस का सदस्य है, जो चौथा वाला है ना, गिनी कृमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ एनिलिडा। अब एनिलिडा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना। एनिलिडा, संघ एनिलिडा के बारे में बोल रहा है कि वास्तविक विखंडन पाया जाता है, वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसमें आपको कौन सा कथन असत्य बताना है। इसमें दूसरा जो है ना वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, देहगुहा नहीं पाई जाती है ये बिल्कुल गलत है, पाई जाती है। ठीक है, असत्य आपको बताना था, बाकी ये सही है। ये ना जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे ना, परिसंचरण तंत्र, तब आप पढ़ोगे इसके बारे में कि बंद होता है, खुला होता है ना, ये हीमोग्लोबिन ये सब के सब। चलिए अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ, मैं पढ़ाऊँगी बायोलॉजी आपको, लेकिन पहले आपको क्वेश्चंस करने ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछता है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पढ़ लेते हैं इसमें कि पहला और तीसरा जो संघ एनिलिडा के संदर्भ में जो कथन दूसरा है वो असत्य है, क्योंकि संघ एनिलिडा के प्राणियों में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। ठीक है ना, और बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं। इसमें रुधिर का प्रभाव बंद रुधिर वाहिनियों का एवं हृदय द्वारा होता है, अर्थात इसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें रुधिर के लाल होने का कारण प्लाज्मा में घुलित लाल रंग का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोंक एवं केचुए का सही वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछता है। ठीक है ना, जोंक एवं ये वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो इसका आंसर है हिरुडिनेरिया और फेरेटिमा। याद रखना, जो जोक होता है उसका नाम है हिरुडेनिरिया और केचुए का नाम क्या है? फेरेटिमा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मतलब वो नहीं करूँगी। और हाँ, इसमें और भी दे रखे हैं, जो एरेक्निडा है ना, एरेक्निडा इसका मकड़ी का नाम है, और ये पैराप्लेनिटा किसका नाम है? कॉकरोच का नाम है। ठीक है, और मस्का घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केचुए के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, तो पहला है कि यह उभयलिंगी जंतु किसानों का मित्र है। पता है ये यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि एक बार केचुआ क्यों कहते हैं इसको किसानों का मित्र। ठीक है ना, प्री में वो भी। चलिए दूसरा है कि इसका शरीर अनेक छोटे छोटे एक समान वास्तविक खंडों में विभक्त होता है। तीसरा बोल रहा है कि इसकी शरीर की त्वचा मेलेटोनिन वर्णक पाया जाता है जो इसके भूरे रंग का होने का कारण है। ठीक है ना, तो ये जो है ना तीसरा वाला मेलेटोनिन वर्णक, ये भूरे रंग, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, उसमें गलत ही बताना है, तो तीसरा एक से गलत हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये पूछा गया था क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपका स्टेट ही नहीं, आपके और एग्ज़ाम भी आपको अच्छे से समझ आएंगे, उनके क्वेश्चंस अच्छे से आप कर ले जाओगे। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, जो तीसरा है ना वो क्यों गलत है? क्योंकि इसके शरीर की त्वचा का रंग भूरा होता है, इसमें पोरफायरिन वर्णन की उपस्थिति कारण होता है। ठीक है ना, किसके कारण?
पोरफायरिन। एनेलिडा संघ का सदस्य केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों एक ही प्राणी के शरीर में पाए जाते हैं। इसका शरीर अनेक एक समान छोटे छोटे वास्तविक गोलखंडों में विभक्त होता है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है क्योंकि यह बड़े मृत कार्बनिक पदार्थों के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। देखो आंसर मिल गया ना। एवं मृदा में बिल खोद कर उसकी वातन है ना एरेशन क्षमता एवं संरंध्रता को बढ़ाता है। ठीक है ना। जो ये मेलाटोनिन होता है ना, ये ब्लैक कलर को वो करता है। ठीक है ना। मेलाटोनिन ब्लैक कलर के लिए होता है और पोरफायरिन को उसमें भूरे रंग के लिए जो केंचुए में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है बताना है आपको। ठीक है ना। इसमें पहला है ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। दूसरा है कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑर्थोपोडा जो होता है ना वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। पढ़ लेते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। जिसमें उपस्थित कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है और लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा संघ की है। चलिए ऑर्थोपोडा, अब इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। इसमें शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसमें शरीर सिर धड़ एवं उदर में विखंडित होता है। इसमें संधित उपांग पाए जाते हैं और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ये बंद होता है आई थिंक, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर चौथा इसमें गलत है। हाँ सही नहीं बताना है तो चौथा गलत है। ठीक है ना। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ऑर्थोपोडा संघ के बारे में। ये ऑर्थोपोडा संघ इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। संघ ऑर्थोपोडा के सदस्यों में खुला रुधिर परिसंचरण पाया जाता है किंतु इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक का अभाव होता है। सॉरी, इसमें ना खुला तो पाया जाता है, मैंने बंद बोल दिया, खुला ही पाया जाता है, लेकिन इसमें ना हीमोग्लोबिन का वर्णक का अभाव होता है। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, खुला है लेकिन हीमोग्लोबिन का अभाव है। और पहला दूसरा तीसरा तो बिल्कुल सही है कि सदस्यों के शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसमें शरीर सर धड़ एवं उदर में विखंडित होता है। संधित उपांगों की उपस्थिति संघ ऑर्थोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच, ये कॉकरोच भी और इसी में आता है ना ऑर्थोपोडा में। तो कॉकरोच के बारे में आपको बताना है, यह रात्रिचर जंतु एकलिंगी होता है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक नाम पेरिप्लिनेटा अमेरिकना है। अभी ऊपर बताया था मैंने, पेरिप्लिनेटा कॉकरोच का नाम था। इसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें आपको सही बताना है तो मेरे हिसाब से खुला ही होगा क्योंकि अभी अपने ऊपर पड़ा ऑर्थोपोडा। हाँ ऑर्थोपोडा है ये, तो ऑब्वियसली खुला होता है, तो ये तो गलत हो गया। पढ़ लेते हैं। कॉकरोच संघ ऑर्थोपोडा का जीव है। यह एक रात्रिचर एवं एकलिंगी कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम पेरिप्लिनेटा अमेरिकन है। और कॉकरोच में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें रुधिर वाहिनियाँ अल्पविकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुली रहती हैं जिसमें रुधिर लसिका भरा होता है। इसी रुधिर लसिका में शरीर के सभी आंतरिक अंग डूबे रहते हैं। याद रखना कॉकरोच का खुला होता है, खुला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। अब आपको बताना है निम्न में से मोलस्का संघ के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनमें CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त कोमल शरीर वाले जंतु आते हैं मोलस्का संघ में। फिर दूसरा बोल रहा है कि तीसरा ये काइटोन, यूनियो एवं एंटीडोन इस संघ के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें से कोई नहीं सही नहीं बताना है तो ये तीसरा इसका बिल्कुल गलत है ये। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। मोलस्का संघ के तीसरा सही नहीं है क्योंकि काइटोन एमिनोस्को मोलस्क प्राणी है, जबकि एंटीडोन क्या है, एक इकाइनोडर्मेंट प्राणी है। ठीक है ना। ये नहीं है, जो एंटीडोन है ना ये नहीं है मोलस्क प्राणी। मोलस्का संघ जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहले तो कौन सा होता है ऑर्थोपोडा, दूसरा होता है मोलस्का। इसमें कोमल शरीर वाले जंतु आते हैं। इसमें आंतरिक या बाह्य त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इनका शरीर अखंडित एवं सर पेशीय पाद एवं विसरल मांस मतलब युक्त होता है। ठीक है ना। चलिए अब है मोलस्क जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है। बोल रहा है किस मोलस्क जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है। पिंगटाडा, पाइला, काइटोन, यूनियो। तो पिंगटाडा से बनता है मोती का निर्माण। ठीक है ना। पिंगटाडा वल्गेरिस मुक्ता शुक्ति या पर्ल ओएस्टर का वैज्ञानिक नाम है। इस मोलस्क जीव द्वारा मोती का निर्माण होता है। इसका शरीर कोमल होता है परंतु कठोर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ इकाइनोडर्मिटा। ठीक है। संघ इकाइनोडर्मिटा के संदर्भ में आपको बताना है। पहला है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना अंतः कंकाल त्वचा में पाया जाता है। इसमें मस्तिष्क पाया जाता है। इसमें जल संवहन तंत्र एवं नाल पाद पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें
दूसरा जो है ना मस्तिष्क वाला गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता। देखो हमने ना सबसे पहले ऑर्थोपोडा संघ पढ़ा, मोलस्क पढ़ा है ना, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मिटा, ये सब जंतु जगत के संघ है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संघ इकाइनोडर्मिटा के संदर्भ में बताना है। तो संघ के प्राणियों की जो त्वचा होती है वो कंकाल के रूप में CSU3 की बनी कंटिकाएं पाई जाती हैं। इसमें गमन एवं शिकार को पकड़ने हेतु नालपाद पाए जाते हैं। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता है, जो कि श्वसन, गमन आदि में सहायक होता है। इनका शरीर वयस्कों में पंचकोणीय, अर्य असममित या लावी अवस्था में द्विपार्श्व सममित होता है। और दूसरा सही नहीं क्योंकि इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है इसमें असंगत यानी कि गलत आपको बताना है, ठीक है। तो तारा मछली नालपाद और कटल मछली CSU3 का अंतः कवच, रजत मछली संदित उपांग और जेलीफिश ज्वाला कोशिका, तो ये गलत है। जेलीफिश के आगे जो है वो गलत है, पढ़ लेते हैं। जेलीफिश संघ सिलेंट्रेटा की सदस्य है, ठीक है, इसको ऑरेलिया भी बोलते हैं। जबकि ज्वाला कोशिका संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के प्राणियों में पाई जाती है, जो कि परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायक करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं बताना है आपको, ठीक है ना। तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में सामान्यतः वाताशय विद्यमान होता है। उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो सही नहीं बताना है। तो ये सभी वाला देखो, ये होता है ना एक एक्सट्रीम वाला सभी वर्ड होता है ना, पहले तो ये गलत है, ठीक है, लेकिन आप एक एक्सट्रीम वर्ड सभी को भी ना आप कर सकते हो, ठीक है ना, एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये 90% होता है कि ये वर्ड जो हैं वो गलत ही होते हैं। तो ये गलत है क्योंकि इकाइनोडर्मिटा संघ के प्राणी सजीव प्रजक नहीं होते हैं, अर्थात ये परिपक्व शिशु को जन्म नहीं देते हैं। इसमें बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एवं परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त प्लावी फ्री लिविंग लार्वावस्था द्वारा होता है। अब संघ कॉर्डेटा के आधारभूत लक्षण आपको बताने हैं, संघ कॉर्डेटा के, ठीक है। युग्मित क्लोम छिद्र, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु, त्रिकोरकी, पृष्ठीय नोटोकार्ड, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र और द्विपार्श्व असममित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, ठीक है ना। तो 1, 2, 4 देख लेते हैं कौन कौन है। युग्मित क्लोम छिद्र और इसमें पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु और पृष्ठीय नोटोकार्ड, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में ग्रसनी में युग्मित क्लोम छिद्रों की उपस्थिति, पृष्ठीय खोखला नालवत तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड एवं पृष्ठीय नॉट कॉर्ड की उपस्थिति कॉर्डिटा संघ के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। इस संघ के सदस्य त्रिकोरिका एवं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा तंत्र पाया जाता है? बंद। और इसमें क्या दे रखा था? बंद रुधिर परिसंचरण संघ कॉर्डेटो के अधिलक्षण हैं। इसमें भी तो बंद दे रखा था ना। 1 मिनट, हाँ 1, 2, 4 और ये 5 है। किसकी बात कर रहा है? 1 मिनट। 1 इसमें ना इन्होंने, मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा गलत कर, इसमें बंद रुधिर परिसंचरण पाया जाता है और इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, और भी होंगे, 1, 2, 4, 5 होगा। मैं इसको एक बार बुक में देख के और आपको बताऊंगी, ठीक है ना। वैसे मेरे हिसाब से बंद ही होता है संघ कॉर्डेटा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें जंतु दे रखे हैं और उनके लक्षण दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है पेट्रोमाइजोन, समुद्री घोड़ा, शार्क, उड़ान मछली, ठीक है, उड़न मछली। तो इसके आगे दे रखा है पेट्रोमाइजोन जबड़े अनुपस्थित, समुद्री घोड़ा उपस्थित मछली, शार्क अस्थिल मछली, उड़न मछली एनाबास। तो इसमें सुमेलित बताना है, सही सुमेलित। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोमाइजोन, जबड़े अनुपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। जो पेट्रोमाइजोन संघ जो होता है ना, कॉर्डेटा संघ कॉर्डेटा के उपसंघ के वर्टिब्रेटा के एग्नेथा समूह के, ये इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया, इतना नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बस ये सबको याद रखना है कि पेट्रोमाइजन में क्या होता है, जबड़े अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और BCD नहीं। समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस एक उपस्थित मछली है, मछली नहीं है बल्कि ये अस्थिल मछली, उपस्थित मछली नहीं, जबकि अस्थिल मछली है, बोनी फिश है ये, ठीक है ना। ये बोनी फिश है, कौन? समुद्री घोड़ा। चलिए, और शार्क जो है ना वो एक अस्थिल नहीं जबकि उपस्थित मछली है, ठीक है। ये कौन सी है? उपास्थिल। कौन? शार्क जो है उपस्थिल है। और पंखनुमा अंश
पंखों के कारण जल की सतह के ऊपर उछलकर ग्लाइड कर सकने के गुण के कारण एक्सोसिटस को उड़न मछली कहते हैं, जबकि एनाबास क्लाइंबिंग पर्च कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंढक के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मेंढक के संदर्भ में इसमें ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता पाई जाती है, जिसका कारण इसके शरीर का ठंडे रुधिर वाला होना है। फिर दूसरा है, इसमें लार्वा उपस्थित में गिल्स द्वारा एवं वयस्क अवस्था में फेफड़ों एवं त्वचा द्वारा श्वसन होता है। तीसरा है कि इसमें हृदय एक निलय नहीं होता है तथा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपको सही बताना है। पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा इसका गलत है, ठीक है ना। तो मेंढक जो होता है ना वो उभयचर वर्ग का प्राणी होता है। पता होता है उभयचर क्या होता है, दोनों में, जो पानी और स्थल दोनों में रहता है। यह असमतापी या शीत रुधिर वाला प्राणी है जो तेज गर्मी या बेहद ठंड में शरीर के ताप के अचानक से बढ़ने या कम होने के परिणामों से बचने के लिए क्रमशः ग्रीष्म निष्क्रियता एवं शीत निष्क्रियता दर्शाता है। इसमें मेंढक भूमिगत हो जाता है एवं अपनी उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं को मंद कर लेता है ताकि ऊर्जा की आवश्यकता कम हो। ठीक है। इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि इसमें लार्वा अवस्था में जल में गिल्स द्वारा, जबकि वयस्क अवस्था में स्थल पर फेफड़ों द्वारा, जल में त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय होता है। और तीसरा सही नहीं है क्योंकि मेंढक में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसमें त्रिकोष्ठीय होता है हृदय, ठीक है ना, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है, ठीक है ना। 2 अलिंद होते हैं और पता होगा हमारा जो ह्यूमन का होता है 4 चैम्बर्ड होता है, जबकि जो मेंढक का क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। हमारा 4 होता है, ये गलत बना दिया, 4 ऐसे करके, ठीक है ना। यूँ 1 मिनट, ये 1 2 3 4, जबकि जो इसका होता है ना वो केवल 3 होता है, ठीक है ना। 1 मिनट, 1 2 और 3, बस 3 होता है किसका, मेंढक का, ठीक है ना। और इसमें केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है, ठीक है ना, केंद्रक युक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, देखो प्री में पूछा हुआ है IAS में, और अब PCS भी पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं, यह सर्पभक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनाता है। यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। यह अंडे प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। यह एक विशाल अनियत तापी प्राणी है जो सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। देखो केवल इसका तीसरा सही है, ठीक है, और केवल यही रीज़न होता है। जो किंग कोबरा होता है वो एकमात्र एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। इसके घोंसला बनाने के कारण के संदर्भ में तीसरा सबसे सटीक है। यह एक अंड प्रजक, ठीक है ना, सर्प होता है जो अपना घोंसला बनाता है। यह घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। कौन? किंग कोबरा। अब बताओ कि कौन सीधे बच्चे को पैदा ना करके अंडे देता है? इनमें से आपको बताना है जो बच्चे पैदा ना करके सीधे पहले अंडे देता है, ठीक है ना। एकिडिना, कंगारू, सेही और वेल। तो इसका आंसर है एकिडिना, ठीक है। एकिडिना या शूलिया चींटीखोर छोटे बच्चे को सीधा पैदा ना करके अंडे देते हैं क्योंकि ये अंडज स्तनीय है। कंगारू सेही एवं वेल जो होते हैं ना सजीव प्रजक स्तनीय, अर्थात ये सीधे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अल्प विकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक रहते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। ऐसे क्वेश्चन पूछता है स्टेट PCS। चलिए अब इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। गौरैया, ठीक है ना, गौरैया, कछुआ, हार्डमनिया और प्लेटिपस। जो गौरैया होती है ना उसकी खोखली एवं हल्की अस्थियाँ होती हैं, ठीक है ना। और कछुआ जो होता है वो CaCO3 युक्त अंड कवच एवं शाल्क युक्त, देखो बहुत ही सॉफ्ट होती है कछुए की त्वचा, ठीक है ना। तो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और हर्डमानिया ये विकसित लार्वा किंतु आदिम प्रौढ़ होता है। और प्लेटिपस अंडज स्तनी होता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो गौरैया एक पक्षी है जिसमें सभी पक्षियों की भांति उड़ान के लिए खोखली एवं हल्की अस्थियां पाई जाती हैं। कछुआ एक सरीसृप है जिसमें CaCO3 के कवच युक्त अंडे एवं शाल्क युक्त शुष्क त्वचा पाई जाती है। इसके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा उभयचरों की भांति इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर्डमानिया एक यूरोकॉर्डेट है जिसमें प्रतिगामी कायंत्रण पाया जाता है, जिसमें लार्वा विकसित कॉर्डेट लक्षण युक्त जबकि वयस्क आदिम लक्षणों युक्त होते हैं। प्लेटिपस एक अंडज स्तनीय जो अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकीय संभोगों द्वारा ही होता है। सही बताना है तो इसमें केवल और केवल पहला सही है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते।
देखो, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये सजीव कोशिकाओं के बाहर निर्जीव होते हैं। याद रखना, जो वायरस होता है ना, वो जब तक सजीव में है तभी तक वो जिंदा है। जब वो सजीव में जो मर जाएगा तो वो नहीं रहता है जिंदा। इनमें जीव द्रव्य, उपापचय, प्रक्रम, एंजाइम और कोशिकीय संरचना आदि का अभाव होता है। और विषाणुओं को कोशिका विहीन अंतःपात यानी कि इन विट्रो माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोशिका के बाहर ये निर्जीव होते हैं। विषाणुओं का संचरण जैविक संवाहकों जैसे मक्खी, मच्छर, कुत्ता आदि के अतिरिक्त अजैविक माध्यमों जैसे वायु, जल, मृदा आदि के द्वारा भी होता है। अब कौन सा कथन इसमें आपको बताना है सही है, ठीक है ना। प्रियांश लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु यानी कि वायरस एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं और रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सही बताना है तो इसमें आंसर केवल और केवल सी है। जो विषाणु एकल तंतु होता है ना, वो आरएनए अणु से बने होते हैं, ठीक है ना। तो विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने हो सकते हैं। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में एकल रज्जुक डीएनए या आरएनए द्विरज्जक पाया जा सकता है जो प्रोटीन के आवरणों द्वारा सुरक्षित रहता है। और ए बी सी बिल्कुल सही नहीं है। प्रियांश संक्रामक प्रोटीन कण होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और रिकेट्सिया वर्ग के जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप पहला चैप्टर जो था ना, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो थोड़े टफ वर्ड थे इसमें, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बार बार आपको याद करने हैं और आपको देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन किसके संग का ये भी, और कौन सा जानवर की क्या क्या लक्षण है, ये सेकंड चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें थोड़ा आपके लिए ईजी होगा क्योंकि इंट्रो थोड़ा सा टफ होता है, मैं मानती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जितना हो सके लाइक और शेयर करो वीडियो को।